हेलो, नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस को लेकर के। कई सारे लोग इसको लेकर के अवेयर हैं और कई सारे लोग नहीं भी हैं और कंफ्यूजन भी कई सारे रहते हैं। आज हमारे साथ प्रिया देशमुख जी हैं, हेड हैं हेल्थ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में। बहुत स्वागत है आपका। हेलो रितु, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कैसी हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास रितु और आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। इंश्योरेंस को लेकर के कई सारे सवाल लोगों के जहन में होते हैं। कई सारे लोग इंश्योरेंस लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं, और लेते हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ियां भी कर जाते हैं। सबसे पहले तो हम इंश्योरेंस का जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में समझना चाहेंगे कि दर्शकों को आप बताएं कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। देखिए रितु, हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशली कोविड के बाद उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा जो मेडिकल इन्फ्लेशन है 15% से ज़्यादा साल दर साल बढ़ते जा रहा है। एंड टिपिकली ये देखा जाता है कि किसी को भी अगर कोई बीमारी, कोई सिचुएशन, कोई ऐसा कंडीशन हो जाए जिसके लिए एडमिशन करना पड़े हॉस्पिटल में, तो टिपिकली 80% ऑफ पीपल दे फॉल, द एक्सपेंसेस आर एज हाई एज देयर एनुअल सैलरी। इतना ज्यादा एक्सपेंस बढ़ते जा रहा है। आपके टिपिकल कोई लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट सर्जरी है, इसमें 30 से 35% बढ़ोतरी हुई है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस खरीदा जाए, टाइमली खरीदा जाए, ना कि ऐसा सिचुएशन आए कि किसी को जरूरत पड़ जाए इंश्योरेंस की, हॉस्पिटल में एडमिट होने की, और तब जाके इंश्योरेंस खरीदने में अगर कोई जाता है तो वो इंश्योरेंस खरीद नहीं पाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जब यंग हैं, जब उनको कोई बीमारी नहीं है, तब इंश्योरेंस खरीदे। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अच्छा, बुढ़ापे में भी जरूरी है क्या? या बच्चा है, जन्म हुआ है उसका, तभी से जरूरी है? हालांकि इमरजेंसी तो कभी पूछकर नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, पर कितना प्रभाव ये चीजें डालती हैं? मेरा कहने का, पूछने का ये तात्पर्य है कि एक सर्टेन एज के बाद भी क्या वो इंश्योरेंस काम करता है जैसा काम करना चाहिए? हॉस्पिटल में कोई दिक्कतें नहीं होती हैं? देखिए, इंश्योरेंस अलग अलग तरीके के हैं। कुछ इंश्योरेंस जो है जिनमें लिमिट्स हैं, कुछ कुछ सब लिमिट्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं। लेकिन ऐसा हम्म। भी इंश्योरेंस है जहाँ पे कोई लिमिट्स नहीं है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। तो अगर आपने कोई सपोज 35 ईयर्स में इंश्योरेंस लिया, आपकी एज हो गई सपोज 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, हो तब जाके आपको, आप साल दर साल उसका प्रीमियम भरते गए, तो जब आपकी क्लेम आएगी तभी उसमें कोई डिडक्शंस या कोई कटौती नहीं होगी। एज लिमिट रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में कोई भी नहीं है, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। कोई कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे पर्सनल एक्सीडेंट हैं, जो एक बार लेने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। हाँ। या फिर कोई ऐसा क्रिटिकल इलनेस का प्रोडक्ट होता है जो एक बार आप लेते हो, तो बेनिफिट प्रोडक्ट उसको बोलते हैं कि एक बार कोई क्लेम हो जाए तो वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। बट जो हम्म। रिटेल इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, वो साल दर साल आप प्रीमियम भरोगे, और प्रीमियम की भी ऐसी अभी पॉसिबिलिटी है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप इकट्ठा प्रीमियम भर सकते हो। सो एकदम काम में आता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, ऋतु। पॉलिसीज प्रिया अलग अलग हैं। ऐसी कोई पॉलिसी है क्या जिसमें इंश्योरेंस करा लें और हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ ऐसी घटना घटित नहीं हुई है या हमें जरूरत नहीं पड़ी है, पर उसका बेनिफिट हमें मिलेगा जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है? एकदम बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि अगर मैंने इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा और मैंने क्लेम नहीं करी तो मेरे तो पैसे वेस्ट हो गए। हम्म। देखिए, जब भी इमरजेंसी आती है वो इमरजेंसी आपको बता के नहीं आती। तो इट्स इम्पोर्टेंट हम्म। कि हम उस इमरजेंसी का, उस हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्लान करें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कोई क्लेम ना करे तो आजकल की जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उसमें वेलनेस बेनिफिट्स हैं। आप स्टेप्स वॉक करते हो तो उसके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। आप फार्मेसी मेडिकेशन ऑर्डर कर सकते हो। आपकी जो रोजमर्रा की जो सर्दी खांसी, कोई भी अगर इश्यू है, कोई भी चैलेंज है, तो आप डॉक्टर कंसल्टेशन कर सकते हो। आपके जो भी हेल्थ एंड फिटनेस एक्टिविटी है, जैसे जिम मेंबरशिप है, ऐसे हम्म। बहुत सारी एक्टिविटीज या रिवॉर्ड्स हैं जो वेलनेस के तौर पे आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इंश्योरेंस में क्लेम ना लो, सो देर इज अ बेनिफिट कॉल्ड एज क्यूमुलेटिव बोनस, जो आपका सम इंश्योर्ड साल दर साल इंक्रीज करते जाता है, और आपको कुछ कुछ तरीके के डिस्काउंट भी प्रीमियम में मिलते हैं अगर आप क्लेम ना करो रिन्यूअल पे। हेल्थ इंश्योरेंस में बेसिकली हम देखते हैं कुछ ट्रेजेडी हो गई या कुछ भी इमरजेंसी आ गई,
तो उसमें होता है। पर ऐसी कोई पॉलिसी इंश्योरेंस में जो सारी चीजें कवर करे, चाहे वो डेंटिस्ट से जुड़ा कुछ हो या हेयर का कुछ जुड़ा हो, स्किन का कुछ जुड़ा हो, ये कंसर्न बहुत लोगों में रहता है कि मैंने इंश्योरेंस कराया है तो ये भी जरूर होना चाहिए। देखिए, आप तो एकदम सही बात बोल रहे हो और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की मैं अगर बात करूँ 2 सेकंड के लिए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है अभी डेंटल, स्किन केयर, डर्मैट ये सारी चीज़ें कवर करता है। फिर आपके स्पेक्टिकल्स हैं, वेयरेबल जो आई केयर है, वो सारा चीज़ कवर करता है। सो बहुत सारे ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स हैं ओपीडी पे, वो सारी चीज़ें कवर करता है इंश्योरेंस। लेकिन अगर आप कॉस्मेटिकली कोई चीज़ करना चाहते हो, तो वो हाँ। कॉस्मेटिक्स बिकॉज़ वो उसका कोई यूटिलाइज़ेशन का पैटर्न नहीं है। बिकॉज़ हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, जो ऐसा एनालिसिस करता है रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने लोग हैं जो एकदम कम से कम प्रीमियम दें और कितने ऐसे लोग हैं जो इसका यूटिलाइज़ेशन करें और जो क्लेम करें। तो उसके बेसिस पे हम प्रीमियम को बहुत कम रखते हुए हम क्लेम्स पे करते हैं। तो जो चीज़ों का कॉस्मेटिक चीज़ों का कोई ऐसे इमरजेंसी और मेडिकल रीज़न नहीं होगा, उसको कवर नहीं करता इंश्योरेंस, बेशक। बट बाकी जो आपने कहा कि डर्मेटोलॉजी, आपका डेंटिस्ट्री, डेंटिस्ट रिक्वायरमेंट एज़ वेल एज़ आई केयर, ईएनटी केयर, ऑल ऑफ दैट इज़ कवर्ड। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पूछना। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे मैंने अभी ज़िक्र किया, स्किन का हो गया, हेयर का हो गया या डेंटिस्ट हो गया, आई केयर हो गया। ये बड़ा प्लान होगा, प्रीमियम होगा। अगर सिर्फ बेसिक पे, लोएस्ट पे अगर हम जाएँ, तो एक आम इंसान के लिए जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता पर उसे इंश्योरेंस कराना है, तो उसका मिनिमम क्या लिमिट रहेगी उसकी? कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसे साल भर में? देखिए महीने के हिसाब से या देखिए फिर? हाँ, ऋतु एकदम मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन कि बेयर मिनिमम इंश्योरेंस। तो 2 तरीके के प्लान्स हो सकते हैं। एक जो एकदम सिंपल है, जिसमें एकदम सिंपल रिक्वायरमेंट है कि भई मेरी अगर कोई बीमारी आए, जैसे हाँ। कोई यूटीआई हो गया या कोई फीवर की वजह से चिकनगुनिया, डेंगू हो गया या कोई हुँ, कोई क्रिटिकल इलनेस हो गया, जैसे हार्ट कंडीशन हो गई। ऐसे सिचुएशन में बेसिक से बेसिक प्लान जो मेरा हॉस्पिटल की जो खर्चे हैं, वो कवर कर जाए। ऐसा प्लान का क्या कॉस्ट होगा? सो 2 तरीके के प्लान्स हैं, जो बेसिक प्लान है, जो इकोनॉमिक है और दूसरा जो ऐड-ऑन्स के साथ आता है, जो मॉड्यूलर होता है कि अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप उसमें ऐड-ऑन्स ऐड करते जाओ और उसी हिसाब से आप प्रीमियम करते लेते जाओ। ऐसे 2 हुँ, तरीके के पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो बेयर मिनिमम जो बेसिक हॉस्पिटलाइज़ेशन के जो चार्जेज़ हैं, उसको कवर हुँ, करने वाला प्लान काफ़ी अफोर्डेबल है। इट कम्स वेरी वेरी इकोनॉमिक इफ आई कैन से और बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में और अगर आप आपका क्वेश्चन में अगर अच्छे से समझी हूँ, आप बोल रहे हो कि ऐसा कितना लिमिट का प्लान खरीदना चाहिए। देखिए हाँ, अगर कोई बॉम्बे में रह रहा है या दिल्ली में रह रहा है, ऐसे प्राइम सिटी में रह रहा है, जहाँ पे मेडिकल के खर्चे हॉस्पिटलाइज़ेशन के खर्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ पे हुँ, कम से कम हमें 10 लाख से 15 लाख तो इंश्योरेंस करवाना ही चाहिए। सो आप इंटीरियर सिटीज़ में जाइए, दूसरे सिटीज़ में जाइए, छोटे शहरों में जाइए, जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। हुँ, 7.5 लाख से 10 लाख का जो लिमिट है एटलीस्ट मैं बेयर मिनिमम की बात कर रही हूँ, वो हुँ, हम बोलेंगे कि उतनी तो ज़रूरत होती है। और हुँ, आजकल जो हमने देखा है जितने खर्चे बढ़ रहे हैं, जो बीमारियाँ भी बढ़ रही हैं, उसके हिसाब से अगर आपको मैं अगर पैटर्न बताऊँ कि लोग मैक्सिमम पीपल आर बाइंग 25 लाख से 50 लाख मतलब ऐसे कोई-कोई कस्टमर्स भी हैं जो 1 करोड़ का प्लान भी खरीदते हैं। जैसे हमारे केस में हमारे पास अनलिमिटेड प्लान भी है, तो हुँ। कोई कैपिंग नहीं है, ठीक है? तो अलग-अलग लोगों की अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं बट हर रिक्वायरमेंट को सूट करने वाला प्लान अवेलेबल है और इकोनॉमिक प्लान्स भी अवेलेबल है। प्रिया, ये भी आपने चीज़ नोटिस की होगी या लोगों के मन में सवाल आता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक प्रीमियम लिया, 3 लाख की लिमिट है उसकी। हम जब हॉस्पिटल जाते हैं कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा बिल बना दिया जाता है कि एक बार में उसका 1.5-2 लाख रुपए पार कर दिया जाता है। तो ये शिकायत बहुत रहती है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? मैंने तो 3 लाख का लिया था, हॉस्पिटल ने जानबूझ के बढ़ाकर ये बिल में काट दिया है, मतलब क्या रहा? हम तो एक बार ही जा पाए। हम इमरजेंसी अगर पड़ गई आने वाले 6 महीने में तो हम कैसे जाएँगे? देखिए ऐसा बहुत बार हमें भी सुनने में आता है कि अगर इंश्योरेंस हम क्लेम करें तो कभी-कभी बिल्स बढ़ जाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों में
आपके क्लेम एडजुडिकेशन होती है, मतलब पूरे बिल्स चेक किए जाते हैं, सारा। अब हम उसको बोलते हैं कि बिल बढ़ा के देना, अब्यूज़ बोलते हैं उसको मॉनिटर करना, कंटिन्यूअसली एंश्योर करना कि जो बीमारी या जो भी सिम्पटम्स बताए हैं कस्टमर ने कि हमको ये तकलीफ है, जैसे पेट में दर्द है या सर दर्द हो रहा है या हाँ, फीवर है, उसका एक टिपिकल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो हम वो भी चेक करते हैं कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सही से फॉलो किया या नहीं किया, प्रोटोकॉल्स क्या लेवल पे फॉलो हुए। सो बेसिकली स्पीकिंग ऑल द एथिकल हॉस्पिटल, सारे जो एथिकल हॉस्पिटल हैं वो ऐसा नहीं करते। अब जैसे कोई चला जाए हॉस्पिटल में, बोले कि मेरे को तो बस पेट का थोड़ा सा मामूली दर्द हाँ, है या थोड़ा फीवर हो गया है, लेकिन जो उसका शिनाख्त होती है, मतलब जो डायग्नोसिस होता है, उस डायग्नोसिस के बेसिस पे क्या था कि अपेंडिक्स था या कोई और दूसरी बीमारी थी, उस हम्म, हिसाब से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो मेडिकेशंस दिया जाता है, उस हिसाब से वो बिल्स बनाए जाते हैं। सो हम्म, इंश्योरेंस कंपनियां, सारी इंश्योरेंस कंपनियां अपने कंपनियों में डॉक्टर्स होते हैं जो क्वालिफाइड होते हैं, जो चेक करते हैं ये बिल्स, इंश्योर करते हैं कि वो बिल हमारा जो प्री डिफाइंड एक लिमिट होता है जो हर हॉस्पिटल के साथ हमारा पहले से तय होता है कि अगर ये हाँ, बीमारी हो तो उसका क्या चार्ज होना होगा, दूसरे अगर कॉम्प्लिकेशन होंगे तो क्या चार्ज होने हैं। बट नॉर्मल कोई अगर मरीज जाता है तो उसको इतनी नॉलेज और अवेयरनेस नहीं होती। बट ऐसे बोलने के बाद मैं ये भी बोलूंगी, ऐसे सिचुएशंस आते हैं और बहुत सारे न्यूज में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल ने हम्म, बिल बढ़ा दिया, अनरीजनेबल ग्लव्स चार्ज कर दी, तो ऐसे केसेस आते हैं। उन हॉस्पिटल्स के अगेंस्ट में हम एक्शन लेते हैं, हम हम्म। सस्पेंड भी करते हैं, हम वार्निंग लेटर्स इशू करते हैं। बट देर आर गुड क्वालिटी हॉस्पिटल्स ऑल्सो जो बेस्ट ऑफ बेस्ट केयर भी देते हैं मरीजों को। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन, सो टू से। अब तो कैशलेस का जमाना आ चुका है और लोग इंश्योरेंस भी इसी तरफ इसीलिए जाते हैं, कुछ भी हो जाता है तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत हम वहां से निकल सकते हैं और हॉस्पिटल जा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं। इसके फायदे हर पॉलिसी में मिलते हैं या कुछ कुछ पॉलिसीज में ही मिलते हैं, और कुछ भी इसमें ऐसा कुछ बदलाव या कुछ ऐसी चीज जो आप दर्शकों को बताना चाहें? कैशलेस देखिए भी सब रितु जगह होता है या वो भी चुनिंदा जगह पर होता है? देखिए रितु, जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करता है, खरीदता है, तभी ये हाँ, देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके पॉलिसीज़ में क्या सब लिमिट्स लगे हुए हैं, बाकी कोई और बीमारी के लिमिट्स हैं। सो जब कोई इंश्योरेंस खरीदता है, बहुत ज़रूरी होता है कि ये हम जान लें कि क्या लिमिट्स, सम लिमिट्स और क्या कंडीशंस हैं पॉलिसी के। सो टिपिकली कोई अगर इंश्योरेंस खरीदता है, तो खरीदते वक़्त ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते। जैसे आपने पूछा कि मोस्ट इकोनॉमिक, एकदम बेयर मिनिमम क्या प्लान है, वो अगर हम्म, किसी को खरीदना है तो क्या होता है। सो लोग ये देखते हैं कि मेरे को कम से कम कॉस्ट में क्या इंश्योरेंस मिल सकता है, लेकिन उसमें उसके जो फॉल आउट्स होते हैं, उसके जो चैलेंजेस होते हैं, जब हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तब जाके वो कस्टमर रियलाइज करता है कि भाई मेरे केस में तो इसके लिमिट्स लगे हुए हैं, इसके कोई कंडीशंस लगे हुए हैं। सो कैशलेस में, जब कोई कैशलेस अवेल करता है, तो कैशलेस में अगर कोई पॉलिसी एकदम कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें कोई लिमिट्स नहीं लगे, तब तो पूरी हम्म। की पूरी क्लेम पे हो जाती है। लेकिन अगर कोई आपकी पॉलिसी में लिमिट्स हैं, तो उतने डिडक्शंस हो जाते हैं, वो डिडक्शंस का पूरा रिव्यू करना होता है, और वो तो जब हम पॉलिसी लेते हैं उसको हमको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है, कितना जरूरी है, और आखिर अभी भी देर नहीं हुई है, एक छोटा सा जवाब दर्शकों के लिए, लास्ट जवाब कि आप क्या कहना चाहेंगे इंश्योरेंस पे? देखिए, हम सब सोचते हैं कि हम काफ़ी हेल्दी हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, बट जो भी परेशानी या हेल्थ का इश्यू आता है, वो किसी को बता के नहीं आता। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देखे, कोविड में भी हमने देखा, हेल्दी से हेल्दी इंसान बीमार पड़ा। और हम्म, आजकल जो नंबर ऑफ पीपल बीमार पड़ रहे हैं, कैंसर का ये डायग्नोसिस हो रहा है, हार्ट कंडीशन के डायग्नोसिस हो रहे हैं, तो इसीलिए ये सोचना कि भई इंश्योरेंस नहीं लेंगे और जब बीमारी आएगी तब हम तो अपने पॉकेट से खर्च कर लेंगे, इज हम्म, नॉट अ राइट थिंग। बिकॉज जैसे मैंने बोला, डेटा डेटा स्टैटिस्टिक के हिसाब से भी, कि बहुत हम्म, सारे जो 80% लोग हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से दे फॉल बिलो दैट पर्टिकुलर इनकम लेवल और दैट सेविंग। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इंश्योरेंस खरीदें, सही टाइम पे खरीदें, ऐसे टाइम के लिए वेट ना करें जहाँ पे इमरजेंसी आ जाए, इज व्हाट आई वुड से। और दूसरा क्वेश्चन जैसे आपने पूछा, कितना लेना चाहिए? देखिए, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है,
कि आप जितना अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन अगर आप हाँ। प्राइम मेट्रो, मेजर मेट्रो में रह रहे हो तो 10 से 15 लाख तो एटलीस्ट आपको इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। आप 30-35 इयर्स के एज के हो गए हो, आपका इनकम सोर्स है, स्टेडी इनकम सोर्स है, देन आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज टू बाय इंश्योरेंस। ओके प्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। उम्मीद है व्यूअर्स को सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे कि आखिर क्यों जरूरी है इंश्योरेंस, कब जरूरी है और कैसा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रितु, थैंक यू।